Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आज मैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर किस तरीके से हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडियो एक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और ये भी जान लेंगे जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन को पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाते हैं। मेनली जब भी हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइस ऐसे अवेलेबल हैं जिस डिवाइस को यूज़ करके हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडियो एक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो हम लोग कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिस डिवाइस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। तो उसके हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पे हम लोग आयनाइजेशन चेंबर, पोटेंशियल चेंबर, जीएम काउंटर और जिसे गिजार मिलर काउंटर बोलते हैं और उसके साथ ऑटो रेडियो एक्टिविटी एंड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के नाम हम लोग और डिटेक्टर नाम हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन ये जनरेट होते हैं जो हम लोग कौन से डिटेक्टर को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपेयर करें। तो इस जगह पे मेरा सजेशन ये रहेंगे आपके लिए, जब जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो उस जगह पे दो डिटेक्टर ऐसा है जो जिस दो डिटेक्टर के बारे में जहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में मैक्सिममली क्वेश्चन पूछा जाते हैं और वो दो है, एक आयनाइजेशन चेंबर और दूसरे जिसे हम लोग गीजर मिलर काउंटर बोलते हैं। और आज के लेक्चर में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ आयनाइजेशन चेंबर के बारे में, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो आयनाइजेशन चेंबर की एम, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका प्रिंसिपल के बारे में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो आयनाइजेशन चेंबर की कंस्ट्रक्शन, एम और उसका प्रिंसिपल क्या होते हैं। बेसिकली जब हम लोग आयनाइजेशन चेंबर के बारे में देखेंगे और जानेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे ये जो आयनाइजेशन चेंबर होते हैं ये कुछ हद तक गैस फील्ड डिटेक्टर का जैसा ही होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, जो गैस फील्ड डिटेक्टर का जो हम लोग देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग गैस को आयनाइजेशन करते हैं एंड पर्टिकुलरली गैस को आयनाइजेशन करने के बाद ही वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करके वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लो को जनरेट करते हैं। सो इस जगह पे जब हम लोग आयनाइजेशन चेंबर को देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम टाइप की एम एंड सेम टाइप के प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो आयनाइजेशन चेंबर की एम क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स विच हैविंग द हायर आयनाइजेशन पावर। तो इसका मतलब ये हो रहा है ये वो डिटेक्टर है जिस डिटेक्टर को हम लोग बेसिकली उसके लिए यूज़ करते हैं जो पार्टिकल्स के चार्ज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी या लास्ट पॉइंट पे भी मैंने आपको समझाया था, जब कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होंगे तो उस जगह पे वो तीन टाइप के रेडिएशंस को निकालते हैं। एक होते हैं आपका अल्फा रे, दूसरी होते हैं आपका बीटा रे और तीसरा होते हैं गामा रे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी समझाया था, जब हम लोग अल्फा, बीटा एंड गामा की कंपैरिजंस करें तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाते हैं जो अल्फा रे पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर जब आप कंपैरिजंस करते हो गामा एंड बीटा से तो उस जगह पे हम लोग अल्फा रे की आयनाइजेशन पावर को ज़्यादा देख पाते हैं। इसका मतलब ये भी हो रहा है ये आयनाइजेशन चेंबर उस कैटेगरी की डिवाइस है जो डिवाइस को यूज़ करके हम लोग अल्फा रे, जो पार्टिकल्स जो अल्फा रे एलिमिनेट कर रहा है उसके रेडियो एक्टिविटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एम में आपको मेंशन की, इट इज़ द टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर विच इज़ यूज टू डिटेक्ट दोज चार्ज पार्टिकल्स विच हैविंग द हायर आयनाइजेशन पावर। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जी ये जो इंस्ट्रूमेंट है और ये जो डिवाइस है इस डिवाइस का प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सो इट वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल पासिस थ्रू द गैस इट्स आयनाइज द गैस। दैट मीन्स यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जो ये जो डिवाइस जब काम करेंगे और इस डिवाइस का जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो जो पार्टिकल्स जो है, जो चार्ज पार्टिकल्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को जब आप कोई गैस के ऊपर से भेजोगे तो उस जगह पे गैस आपका आयनाइज हो जाएंगे और आयनाइज होने के बाद ही वहाँ पर आप क्या देख पाओगे, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल फ्लो को आप जनरेट कर पाओगे और जिसे हम लोग डिवाइस के साथ जोड़ के उस डिवाइस से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो पार्टिकल्स जो है और जो रे है वो रे कितनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहा है। तो अभी ये जो पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया
इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कुछ डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपका एक गैस एटम है जो न्यूट्रल है। तो इस गैस एटम के ऊपर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर इसको इंसिडेंट करना है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो, जब आप गैस एटम के ऊपर चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट करोगे तो उस जगह पे आपका जो गैस की जो एटम है वो आयनाइज हो जाएंगे। वो आयनाइज होने के बाद यहाँ से एनायन और उसके साथ ही साथ वो कैटायन को जनरेट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, ये एनायन और कैटायन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो आपको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर आपको एक गैस एटम लेना है और आप जानते हो इंडिविजुअल हर एक एटम की बाहर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या आप देख पाओगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसका इलेक्ट्रॉन को देख पाओगे। और जब आप इस चार्ज पार्टिकल से उसके ऊपर आप इंसिडेंट करोगे, जब चार्ज पार्टिकल्स को उसके ऊपर इंसिडेंट करोगे तो उस एटम की, जो गैस एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और जब वो निकलेंगे तो उस जगह पे वो एनायन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और उसके साथ ही साथ वो कैटायन को भी जनरेट करेंगे। तो इसका समरी ये हो रहा है, जब हम लोग गैस एटम के ऊपर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स को इंसिडेंट करते हैं, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स को उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो उस कंडीशन में एनायन और कैटायन को जनरेट करेंगे और यही एनायन एंड कैटायन यहाँ पर फॉर्मेशंस करेंगे आयन को। तो इस डायग्राम से हम लोग ये समझ पा रहे हैं, जब भी हम लोग आयनाइजेशन चेंबर को यूज़ करेंगे और उस आयनाइजेशन चेंबर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उस आयनाइजेशन चेंबर की बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। अभी इस जगह पे मैं आपको और एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्लू भी आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब आप इस आयनाइजेशन चेंबर को देखोगे और उस जगह पे इससे कंस्ट्रक्शन को हम लोग आगे देखेंगे तो उस जगह पे आप देख पाओगे, जो आयनाइजेशन चेंबर के अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं, वहाँ पर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो इस वोल्टेज के रिगार्डिंग आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसे आप अच्छे तरीके से समझ लो। So voltage is applied inside the container. So electron with a negative charge are attacked to the positive electrode and ion with a positive charge attacked to the negative electrode. So as a result, electrical current flow in a circuit and this current allow the direction of the radiation. So इस पॉइंट पे आपको और एक पॉइंट भी याद रखना है, जो वोल्टेज आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, जो वोल्टेज आप कंटेनर के ऊपर अंदर अप्लाई कर रहे हो, जिस कंटेनर के अंदर आपका गैस है, जिस गैस को आप आयनाइज करना चाहते हो, उस वोल्टेज को जब अप्लाई करोगे तो वोल्टेज आपका कम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उस जगह पे वोल्टेज को आपको लो लेवल में अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज आप यहाँ पर वोल्टेज को कम लेवल में अप्लाई करोगे और जब वोल्टेज आपका कम होंगे तो उस जगह पे जो आयन आपका सेपरेट हो चुका है, जो प्लस और माइनस में बन चुका है, वो फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे और वो फिर से आपका इलेक्ट्रोड में पहुंच जाएंगे और जब वो इलेक्ट्रोड में फिर से पहुंच जाएंगे तो उस जगह पे इलेक्ट्रिकल का करंट की जो फ्लो होना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होकर जो फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो होते हुए आप नहीं देख पाओगे। इसीलिए हम लोग ये चीज़ को याद रखेंगे, जब भी आयनाइजेशन चेंबर के अंदर हम लोग यहाँ पर चार्ज को अप्लाई करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वोल्टेज को अप्लाई करना है आयनाइजेशन चेंबर के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो आयनाइजेशन चेंबर के अंदर उसका एम क्या होते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझ लिए जो आयनाइजेशन चेंबर की प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व होते हैं। सो अभी जो पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है आपका कंस्ट्रक्शन। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से हिसाब से हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और इस जगह पे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी को ये भी बोलना चाहता हूँ, जब इस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाएंगे तो ये डायग्राम जो आपके सामने आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम को भी आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करके आपको समझाना है। तो अभी जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर एक कंटेनर है। तो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर आपका मेटल सिलेंडर की कंटेनर है और इस जगह पे आपको ये भी पॉइंट को याद रखना है, ये जो मेटल की जो सिलेंडर है, ये जो कंटेनर में आपको बोला जो मेटल के बना हुआ है, ये यहाँ पर कैथोड के हिसाब से काम करते हैं। और इस साइड में जो आप देख रहे हो, जो आपका विंडो है, इसी विंडो के थ्रू पे आपका रेडिएशंस को भेजना है। तो मैंने पहले ही आपको बोला जो आयनाइजेशन चेंबर से हम लोग कौन से रे को और कौन से रे को इसके अंदर से भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है जो रे ऑफ लाइट और रे जो होंगे वो रे आपका अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों हो सकते हैं, बट अल्फा रे की आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होने के लिए हम लोग अल्फा रे की ही रेडियो एक्टिविटी को इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पे मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जब हम लोग इसको आयनाइजेशन चेंबर को यूज़ करेंगे तो इस जगह पे आप कौन से टाइप के रेडिएशंस को भेजोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर अल्फा रे को भेजोगे। सो अल्फा रे यहाँ पर विंडो के थ्रू पे अंदर की तरफ आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन
क्वेश्चन ये आ रहा है, ये जो अंदर की जो एरिया है, ये एरिया में क्या रहेंगे? जनरली हम लोग जब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो उस जगह पे इसके अंदर हम लोग गैस को फिल करते हैं। अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है, जो यहाँ पर हम लोग कौन से टाइप की गैस को यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोग अलग अलग टाइप की गैस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग आर्गन यूज़ कर सकते हैं, नियोन यूज़ कर सकते हैं, हीलियम यूज़ कर सकते हैं, एयर यूज़ कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस के बाहर की तरफ जो सिलेंडर दिख रहे हैं वो आपका मेटल है और मेटल से बना हुआ है, जो यहाँ पर कैथोड के हिसाब से काम करते हैं। और बीच में आप और एक वायर देख पा रहे हो और एक कैथोड आप देख पा रहे हो, जो कैथोड के ऊपर यहाँ पर टंजस्टेंट वायर जुड़ा हुआ है, जो टंजस्टेंट वायर यहाँ पर एनोड के हिसाब से काम करते हैं। तो अभी जैसे ही रेडिएशन अंदर की तरफ आएंगे और जो अंदर की तरफ जो गैस भरा हुआ है, ये गैस के ऊपर जब हम लोग रेडिएशंस को भेजेंगे तो उस जगह पे गैस क्या हो जाएंगे, आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने प्रिंसिपल जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था तो उस जगह पे मैंने आपको समझाया था, जैसे ही आप गैस को आयनाइज करोगे तो गैस आयनाइज होने के बाद वहाँ पर चार्ज को जनरेट करेंगे और दो टाइप के चार्ज को जनरेट करेंगे। एक चार्ज आपको जनरेट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज आपको जनरेट हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको और एक पॉइंट भी बोलना चाहता हूँ, जिस जगह पे आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे और इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज़ करोगे तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर की जो प्रेशर है वो प्रेशर भी यहाँ पर जनरली कम होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है, इनसाइड की जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना होना चाहिए, अंदर की जो प्रेशर है वो प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, एक हुआ आपका कैथोड जो यहाँ पर मेटेलिक सिलेंडर है और एक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एनोड। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड हमें यहाँ पर यूज़ करना है और जैसे ही यहाँ पर हम लोग आयन को और रेडिएशंस को यहाँ पर भेजेंगे तो गैस जो अंदर की तरफ है वो आयनाइज हो जाएंगे और गैस आयनाइज होने के बाद यहाँ पर गैस क्या हो जाएंगे, गैस यहाँ पर चार्ज को जनरेट करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला, यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जनरेट होंगे और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो जी, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लस चार्ज जनरेट हुए और यहाँ पर माइनस चार्ज भी यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पर और एक पॉइंट की तरफ आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो यहाँ पर एक इंसुलेटर है जो रेड कलर की। सो अभी आपका मन में ये क्वेश्चन जनरेट होंगे, जो यहाँ पर इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इस जगह पर आप देख पा रहे हो ये जो मेटेलिक सिलेंडर है इस साइड पे आई और यहाँ पर जो आपको एनोड है ये भी आपका इलेक्ट्रोड है। तो ये एक इलेक्ट्रोड जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करते हैं और इसके साइड में यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रोड देख रहे हो। अभी दोनों इलेक्ट्रोड को आप एक और एक के साथ टच करोगे तो इस जगह पे क्या हो जाएंगे, आपका शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहेंगे और ये शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस यहाँ पर कम हो और शॉर्ट सर्किट यहाँ पर ना हो पाए, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रोड के जॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटर को लग देंगे और इंसुलेटर के प्रेजेंस पे दोनों को रखेंगे तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस नहीं रहेंगे। तो अभी पॉइंट ये जनरेट हो रहा है, जब यहाँ पर आयन हम लोगों ने रेडिएशंस को भेजे और यहाँ पर गैस आयनाइज हुई और आयनाइज होने के बाद मैंने अभी बोला यहाँ पर चार्ज भी जनरेट हो गए। सो अभी ये भी मैंने आपको अभी बोला, चार्ज यहाँ पर प्लस भी जनरेट होंगे, चार्ज यहाँ पर माइनस भी जनरेट होंगे। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो जब तक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होंगे तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट की फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। सो जैसे यहाँ पर आप प्लस चार्ज देख पा रहे हो और जैसे आप यहाँ पर माइनस चार्ज देख पा रहे हो, सो प्लस चार्ज की टेंडेंसी क्या होते हैं आप जानते हो, प्लस चार्ज की यही टेंडेंसी होते हैं, वो हर टाइम पे किसके तरफ मूव करते हैं, वो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। और माइनस चार्ज की टेंडेंसी क्या होंगी, वो हर टाइम पे प्लस की तरफ मूव करेंगे। और आप जानते हो एनोड की जनरली चार्ज क्या होंगी, प्लस होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और कैथोड की चार्ज क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसी रीजंस के लिए जो गैस अंदर की तरफ है और जो गैस अंदर की तरफ है और जो गैस यहाँ पर आयनाइज हो चुका है और आयनाइज होने के बाद जो प्लस और माइनस चार्ज को जनरेट किया है वो प्लस चार्ज यहाँ पर कैथोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्यों करेंगे मैंने अभी समझाया, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और कैथोड आपका माइनस चार्ज है, इसीलिए प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस की तरफ चलेंगे और यहाँ पर जितनी माइनस चार्ज जनरेट हुआ और वो सभी माइनस चार्ज यहाँ पर एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनोड आपका प्लस चार्ज में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो दोनों चार्ज दो इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगे और जैसे ही ये दोनों चार्ज दो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो उस जगह पे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रिक की फ्लो और इलेक्ट्रॉन की फ्लो शुरू हो जाएंगे। और आप जानते हो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की फ्लो करते हैं तो उस जगह पे क्या जनरेट होते हैं, उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज कैथोड के तरफ और माइनस चार्ज एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुए और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉन की फ्लो शुरू हुए और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक के मूवमेंट शुरू होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट यहाँ पर बैटरी की तरफ
तरफ आएंगे और बैटरी से यहाँ पर रिकॉर्डर और रीडर की तरफ इलेक्ट्रिक का फ्लो आना शुरू हो जाएंगे। और ये रीडर क्या करेंगे, जो करंट की जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर जनरेट हुआ है, वो जो मूवमेंट कर रहा है उसे वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं और इसे हम लोग ये समझ सकते हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कितना जनरेट हुए, और उससे हम लोग ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने एटम यूज़ किए, जिस एटम से यहाँ पर रेडिएशंस आ रहा है उस एटम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कैपेसिटी कितना है। तो ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व की, और इसमें साथ ही साथ हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन को भी देख लिए। सो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जो हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जनरली यूज़ क्यों करते हैं। जैसे मैंने अभी पहले लेक्चर शुरू होने के टाइम पे आपको मैंने बोला, ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बेसिकली कब यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट और इस डिवाइस को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमें क्या करना होते हैं, जिस कंडीशन में हमें ये पता करना होते हैं हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को जो आपको मेजर करने की जरूरत पड़े, तो उस जगह पे आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है, हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज क्यों करना, क्योंकि मैंने जब आपको बोला जो ये रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो रेडिएशंस जो निकाल रहा है उसका इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लो। तो अभी मान लो आपके पास कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो रेडिएशंस करने का जो कैपेसिटी है उसके बारे में आपको पता नहीं होंगे, तो वो आपका बॉडी के ऊपर जाके कितने अफेक्ट करेंगे उसको आप पता नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे और इस इंस्ट्रूमेंट से आपको पता चल जाए जो आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका अल्फा रे को निकाल रहा है और वो कितनी रेंज में अल्फा रे को निकाल पा रहा है, उसका इलेक्ट्रिकल फ्लो कितना हो रहा है, उसको जब आपको पता चल जाए तो उसके हिसाब से उस इंस्ट्रूमेंट को और उस ऑब्जेक्ट को, उस एटम को, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करोगे तो उस जगह पर उसका साइड इफेक्ट आने का चांसेस एंड एडवर्स इफेक्ट आने का चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए जो आयनाइजेशन चेंबर की कंस्ट्रक्शन, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझ लिए जो आयनाइजेशन चेंबर की एम और उसकी प्रिंसिपल क्या होते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा एक डिवाइस के बारे में जानेंगे जो मैंने आपको बोला अभी, जिसे हम लोग जेम काउंटर और गीजर मिरर काउंटर के नाम से जानते हैं। उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को फिर से याद करवाना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो को देखने के बाद आपके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है तो उस जगह पे आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे क्वेश्चन के फॉर्म में आप पूछ सकते हो। सो आफ्टर ऑल सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मैं लास्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू अगेन।